हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में स्वागत है। मैं संगीता आप लोगों को सोशियोलॉजी से रिलेटेड टोटल 500 क्वेश्चंस के सीरीज कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस वीडियो में 220 तक के क्वेश्चंस को विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं। आज हम लोग 221 क्वेश्चन से लेकर 230 तक के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे तथा हमारा ये फोकस रहेगा कि हमारे आने वाले एग्जाम में हम जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 221 पूछा जा रहा है कि अंतःक्रियात्मक सिद्धांत किस समाजशास्त्री से संबंधित है। तो जो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत है वो किसने दी है? जॉर्ज सिमेल ने दी है। जॉर्ज सिमेल जो थे वो मैक्स वेबर के समकालीन थे और वे मूलतः एक समाजशास्त्री होने के साथ ही साथ एक दार्शनिक भी थे। उनकी गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती थी। सिमेल जो थे उन्होंने केवल अंतःक्रियात्मक के ही सिद्धांत का अध्ययन पर विशेष जोर दिया था, जिसके कारण उनका जो अध्ययन प्रक्रिया है वो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत की चारों ओर ही घूमता है। उन्होंने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन करने के लिए भी अंतःक्रियात्मक सिद्धांत का से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उन्होंने प्रस्तुत की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 222 पूछा जा रहा है कि कार्ल मैनहिम का आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किस उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकार्यवादी एवं मार्क्सवादी उपागम। तो ज्ञान के समाजशास्त्र के एक प्रमुख जो आधुनिक सामाजिक विज्ञानी थे कार्ल मैनहिम, जिनका कि जन्म कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, जो कि हंगरी में पड़ता है। उन्होंने सन 1919 में हंगरी को छोड़कर वो कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए और वहाँ पे उन्होंने विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में पद ग्रहण किया। मैनहिम जो थे वह ज्ञान की समाजशास्त्र की नींव अपनी सुप्रसिद्ध उनकी जो पुस्तक थी जिसे आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नाम दिया गया था, जिसकी रचना की गई थी किस वर्ष? 1929 में। इस आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की रचना उन्होंने 1929 में की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि वे तत्कालीन नवप्रकाशवादी विचारक जॉर्ज जो लुकास थे उससे वे गहरे प्रभावित थे, लेकिन पूरे वो लुकास के विचारधारा को नहीं स्वीकार करते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने समाज के अध्ययन किया। समाज के अध्ययन करने के बाद इसकी जो नीति है उसका उन्होंने वर्णन अपने पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में किया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 223 पूछा जा रहा है कि किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुँच बताया है। तो उद्विकास का जो सिद्धांत है, जिसे कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत भी दिया जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे? अगस्त कॉम्ट, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत पर उसको कहाँ तक पहुँचाया था? वैज्ञानिक स्तर पर पहुँचाया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 224 पूछा जा रहा है कि समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवारी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। कि समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। उनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी उनकी पुस्तक का नाम था, जिसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 225 पूछा जा रहा है कि नॉडेल के मत अनुसार सामाजिक संरचना की उत्पत्ति कौन करता है। तो सामाजिक संरचना की उत्पत्ति कौन करता है? भूमिका व्यवस्था।
रेडक्लिफ ब्राउन के ही निकट सहयोगी रहे हैं सिगफ्राइड फ्रेडरिक नोडल, इनका पूरा नाम है। वे एक विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित समझते हैं, और इसके अनुसार उन्होंने भूमिका व्यवस्था का सामाजिक संरचना की उत्पत्ति का स्थान दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 226 पूछा जा रहा है कि डेरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतः आधारित है। तो डेरेनडॉर्फ का जो संघर्ष का सिद्धांत था वो पूर्णतः सत्ता पर आधारित था। डेरेनडॉर्फ ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों से ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध से ही संघर्ष का कारण नहीं बनता है, लेकिन क्या सत्ता शक्ति भी संबंध में संघर्ष का कारण जन्म देता है। सिर्फ आर्थिक स्थिति में ही हम एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते, लेकिन क्या हाँ सत्ता भी हथियाने के लिए कि हम परिवार का मुखिया होंगे, हम समाज का मुखिया होंगे, इस आधार पर भी संघर्ष समाज में विद्यमान रहता है। डेरेनडॉर्फ के ही मत के अनुसार समाज जो होता है वो उसके अंतर्गत दो चेहरा होता है। एक क्या संघर्ष का चेहरा और दूसरा सामंजस्य का चेहरा। कि एक तो होता है व्यक्ति कि चलो ठीक है जो हो रहा है उसको हम मान लेते हैं, तो वो क्या किया सामंजस्य कर लिया। लेकिन अगर उसके अंतर्गत वो अपने स्थिति से संतुष्ट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, संघर्ष पर उसको आवश्यकता होगी तो वो उसके अंतर्गत कार्य करेगा। ये दोनों ही उन्होंने उनके अनुसार बताए थे कि ये दोनों ही एक दूसरे से पूर्व आवश्यकताएं पर निर्भर रहती हैं। यह दोनों विकल्प ना होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। संघर्ष जहाँ पे होगा वहाँ पे सामंजस्य भी होगा, सामंजस्य जहाँ पे है वहाँ पे संघर्ष भी विद्यमान रहता है। तो ये डेरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत था। हमारा क्वेश्चन नंबर 227 पूछा जा रहा है कि उत्तर आधुनिक समाज का अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह कथन किसका है। कथन देखिए हर एग्जाम में आपसे कथन क्वेश्चंस के बुक्स तथा उनके राइटर्स के नेम से पूछे ही जाएंगे। तो ये जो कथन है एंथनी गिडिंग्स का है। एंथनी गिडिंग्स जो थे वे ग्रेट ब्रिटेन के बहुत ही ज़्यादा चर्चित आधुनिक समाजशास्त्री थे। वर्तमान समय में इनकी जो गणना थी वो विश्व में कुछ गिने चुने जो सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धांतकार थे उनके रूप में की जाती थी। गिडिंग्स ने ही आधुनिक विश्व के जो विनाशकारी घटना थी उसके अंतर्गत उन्होंने अपने रचना प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिक समाज जो है वो अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। हमारा क्वेश्चन नंबर 228 पूछा जा रहा है कि लेवी स्ट्रॉस ने इस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। तो उन्होंने लेवी स्ट्रॉस ने किस पे बल दिया है, एक समाज के मानकों एवं मूल्यों के द्वारा। संरचनात्मक जो मानव शास्त्री थे जो लेवी स्ट्रॉस जो थे वो 20वीं शताब्दी के बहुत ही प्रखर एवं बहुत ही फेमस उद्भिद फ्रांसीसी दार्शनिक थे। साथ ही साथ वो मानव शास्त्री भी थे जिनका कि पूरा नाम था क्लास लेविस स्ट्रॉस। उन्होंने क्या किया था कि भाषा शास्त्र और नातेदारी संबंध पर जनजातीय समाज का अध्ययन किया था। उनके अनुसार मानव का जो चिंतन प्रक्रिया है वो मानव के मस्तिष्क को समझने का उन्होंने उसी पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत उन्होंने इसको समझने का कोशिश किया। उन्होंने मानव शास्त्र के संज्ञानात्मक प्रकृति का भी अध्ययन किया जिसमें भाषा के संदर्भ में प्रकृति और उसकी जो संस्कृति थी उसमें जो आपस में संबंध था उसका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विश्लेषण किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि एक समाज के जो मानक मूल्य होते हैं और उसकी जो प्रतिमान होती है वो किस बात पर निर्भर करती है। तो इसके अनुसार ही उन्होंने बताया था कि बल दिया कि विनिमय जो होता है वो प्रतिमान विनियमित होता है। तो किसके अंतर्गत होता है, एक समाज के मानकों एवं तथा उसके मूल्यों को उसके सिद्धांतों पर निर्भर रहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 229 पूछा जा रहा है कि मानव समाजशास्त्र के कौन से शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए समान बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है। यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसी कौन सी शाखा है जो मनुष्य के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो वो कौन सी क्रिया है, जैसे क्या कहा जाता है निर्जाति पद्धति शास्त्र। अब निर्जाति पद्धति शास्त्र क्या है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि निर्जाति पद्धति शास्त्र जो है वो उन विधियों या क्या बोले नियम का जो अध्ययन होता है जिसमें क्या होता है कि लोग सामाजिक विश्व में को समझने के लिए कि हमारा जो समाज है हम वो किससे है, मनुष्य से संबंधित है, हम मनुष्य इस समाज में रहता है।
तो उसकी जो विविध क्रियाएं हैं, उसकी जो कल्पना है, उसके रोजमर्रा के जीवन में उसकी कि वो किस प्रकार से अपना व्यवस्था बनाया हुआ है, किस प्रकार से काम कर रहा है, तो इसी का पता लगाने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे निर्जाति पद्धति शास्त्र कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 230 पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी की पुस्तक के लेखक का नाम है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो मैलिनोवस्की के ही समकालीन एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश मानव शास्त्री थे, जिनका कि पूरा नाम क्या था, एल्फ्रेड रेजिनॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। उन्होंने क्या किया था कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र का दोनों का ही अध्ययन किया था, और इसके अंतर्गत वो मैलिनोवस्की के साथ ही प्रकारवादी विचारधारा के लिए भी जाने जाते हैं। तो ब्राउन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्नातक छात्र के रूप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र का प्रशिक्षण लिया। वो फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने स्नातक में मानव शास्त्र विषय से अपना MA किया था। अध्ययन के लिए ही ब्राउन ने तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को भी अपनाया। इस संबंध में उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी, जिसकी रचना उन्होंने 1952 में की थी, इसमें उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि आज जो हमारे जो समाज है वो किस प्रकार से मनुष्य के अंतर्गत ही संगठित है, मनुष्य से वो किस प्रकार से निर्भर करती है, इसकी गणना उन्होंने अपनी पुस्तक में की थी। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखें। हमारा 230 तक का क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ, और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये 500 क्वेश्चन का सीरीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके जो आने वाले UGC नेट का एग्ज़ाम हो या फिर DSSB का एग्ज़ाम हो, तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जिसे कि हमें इसकी हर एक पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझने का कोशिश करना पड़ेगा, इसे जानने का प्रयास करना है। कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहिए, आप और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत ही स्वागत है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।